हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फॉर्मूले लेके आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूले, ये किसी बच्चे की डिमांड थी कि मैडम आप हमें फॉर्मूले करा दो। फिर मुझे भी लगा कि मुझे आपको फॉर्मूले करा देने चाहिए, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम जब होता है ना, जो आपको टेंशन हो जाती है कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं होंगे, या फिर आप याद करने की कोशिश करते हो तो आपको एक जगह नहीं मिलते। इस वजह से मैंने इस वीडियो को बना दिया, उस बच्चे की डिमांड पूरी कर दी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ना। और साथ में जो आपका है, आज अगर पीजीटी का है, पीजीटी वाले बच्चे अगर मेरी वीडियो को सुबह देख पाते हैं तो देख लेना, वरना आप स्किप कर देना। आपने पूरा ही जो आपका मैथ है उसको कर रखा होगा, क्योंकि कॉमन में आपका 10 नंबर का आता है ना, तो उसमें जितने आपको जरूरत होगी उतना आपने कर भी रखा होगा। तो ये आपका पीआरटी और जो टीजीटी वालों हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि 30 नंबर का आएगा ही, 30 नहीं 40 का आएगा। कॉमन को मिलाकर यहाँ पे आपका 70 नंबर का आएगा, तो आपके सारे ही फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखते हैं हमारे जो फॉर्मूले हैं वो। अब ये है ना, वीडियो प्रॉब्लम करेगी आज वीडियो को थोड़ा सा हम छोटो रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये वीडियो मुझे दोबारा बनाने पड़ रही है, वो मेरे से गलती से इसमें स्किप हो गई वो वीडियो, इसलिए मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही। पूरी ही बन गई थी, सिर्फ हमारा 1 या 2 पेज बचा हुआ था। अगर देखो सर्कल, अगर आपको सर्कल दे रखा है और इसका आपको एरिया निकालना पड़े सर्कल का, तो वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सरकमफ्रेंस को बोलते हैं परिधि निकालनी पड़े तो 2 पाई आर होती है। एरिया ऑफ द रिंग का मतलब आपका सर्कल है, और सर्कल के अंदर आपकी एक और सर्कल है, तो ये जो होती है आपकी स्मॉल आर होती है, ये हमारी कैपिटल आर होती है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई कॉमन लिख के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है, वो 37/7 आर होता है। परिधि का मतलब सरगमफ्रेंस के साथ अगर आपको रेडियस दे रखी है तो डायरेक्ट आप यहाँ से आर निकाल सकते हो, नहीं तो आर निकालने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो, वृत्त की परिधि के साथ अगर आपको व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास, तो आप क्या निकालोगे, 30/7 आर। यहाँ पे 37 और यहाँ पे 30 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, त्रिज्या में हमारा 37 आता है और जो व्यास होता है उसमें हमारा 30 आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। जो हमारा सर्कल होता है ना, उसका हाफ क्या हो जाता है हमारा, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया होता है जो सर्कल होता है उसी का हाफ कर देंगे, वो हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस पूछ ले तो हमारा ये तो क्या होगी, इसका ये तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे पाई आर, और साथ में जो रेडियस होगी एक ही आपकी काउंट हो जाएगी और एक ही, तो इसका मतलब 2 बार काउंट होती है, तब हमारा 2r होता है यहाँ पे। अब देखो सेक्टर का मतलब होता है जो आपका सर्कल होता है उसी का हम यहाँ पे केंद्र होगा। ये अगर ऐसे हो जाती है, रेडियस हमारी अगर दोनों साइड मिल जाती है तो ये हमारा सेक्टर बनता है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा। यहाँ पे जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू दे देता है, ये आपसे निकलवाने दे देता है और रेडियस दे देगा। तो थीटा बटो 360 क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। चतुर्थांश का मतलब है जो आपका सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अभी देखो दोबारा बनानी तो मैं आपको प्रॉपर शेप नहीं बना के दे रही, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ इस वजह से, लेकिन मैं बना देती हूँ, समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या है हमारा सर्कल का क्या है, हमारे 4 पार्ट कर देंगे इसके, ठीक है, 4 पार्ट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये चतुर्थांश बनेगा, क्वार्टर बन जाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का आ जाता है, जो मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1/4 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर। देखो अब हमें 360 बाय हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 360 बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे तो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का होगा, तो एरिया होगा हमारा 1/4 आर स्क्वायर। अगर हमारे यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछ ले तो वो होगी r इंटू पाई/2 + 2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है दूरी इंटू एन परिधि। जो आपका एक होता है ना कि एक गाड़ी चल रही है, उसका जो चक्कर है वो मतलब कितने भी बता देगा, वो चक्कर 500 चक्कर लगा रही है और उसकी रेडियस ये, तो दूरी बताओ वो कितनी तय करेगी, तो वो वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीआरटी और टीजीटी दोनों में ही पूछा जाता है। इसमें है ना वो आपको पजल करेगा यूनिट में, जो आपकी यूनिट होती है ना उनको चेंज कर देगा, कोई सेंटीमीटर में दे देगा, कोई मीटर में दे देगा, किलोमीटर प्रति घंटे में दे देगा, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एन सरकमफ्रेंस। एन हमारे यहाँ पे क्या है, चक्कर, जितनी बार वो घूमेगा उतने चक्कर। ये हमारा निकालना भी दे सकता है और आपको डायरेक्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, किलोमीटर से अगर आप मीटर में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर से अगर आप किलोमीटर में आ रहे हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट याद करने का तरीका ये है आपका, अगर आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मतलब बड़े से आप छोटे में जा रहे हो तो आपका छोटा ऊपर आएगा, और छोटे से जब आप बड़े में जा रहे हो तो आपका ऊपर 18 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल जो होती है उसमें हमारी साइड होती है वो इक्वल होती है। मान लो ये हमारी 5 है तो ये भी हमारी 5 होगी और ये भी हमारी 5 होगी। इसका अगर एरिया पूछ ले तो √3/4a² होता है। हाइट पूछेगा तो √2/a होता है। अगर हमें एरिया निकालना हो और ऊंचाई दे रखी हो, क्षेत्रफल दे रखा और ऊंचाई याद करनी हो, ऊंचाई हमें निकालनी है तो h² / √3 होता है। ये हमारा डायरेक्ट पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? हाँ, हमारी दो साइड्स इक्वल होती है। दो साइड्स मान लो ये 6 है, ये 6 है और ये हमारी 5 है, तो ये एरिया निकालेंगे तो b/4। b हमारा क्या होगा यहाँ पे 5, और जो 4a होगा वो हमारा कितना होगा यहाँ पे 6। a की वैल्यू कितनी होगी 6, तो इसका 4a² - b कर देंगे और फिर पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट निकालनी हो तो 1/2, और सेम आपका जो यहाँ पे है ना, ये सिर्फ यहाँ पे b नहीं आएगा आपका एल्टीट्यूड में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आपकी विषमबाहु त्रिभुज होती है उसका एरिया। उसमें क्या होता है, आपकी विषमबाहु त्रिभुज में जो सारी ही साइड्स होती हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं। यहाँ पे 4 है, नहीं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 या मान लो 9 है, तो जो हमारी साइड्स है वो सारी ही अलग अलग होंगी। सारी अलग होंगी तो जो साइड्स है उनका सम अपोन में हम 2 कर देंगे, वहाँ से हम s निकालेंगे। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है। एरिया निकालेंगे तो s × s। s आपका ये होगा ना, यहाँ पे जो s निकला है यही यूज होगा। यहाँ पे जो s निकालेंगे हम डिवाइड करके, वो s होगा, उसको फिर हम सारी ही साइड में से माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा, और फिर हम उनकी मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर रूट कर देंगे। फिर मैंने आपके लिए रखे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं। ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का, 5, 12, 13 का, 7, 24, 25 का, 8, 15, 17 का, 9, 40, 41 का, 20, 21, 29 का, और a और आपका √2 है। ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक साइड बता देगा कि a है तो उसका डायगोनल बताओ कि क्या होगा। तो अब देखो ये जो ट्रिपलेट है आपके 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना। आप इन 2 को आप रहने भी दे सकते हो। 5वां आपका जो ट्रिपलेट है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मेंसुरेशन 2D। जो मेंसुरेशन को करना है तो आपको पता है फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो आज याद कर लेना, याद भी कर लेना और साथ में आप अच्छे से इनको रिवाइज भी कर लेना। तो जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है a², और जो परिमाप होता है वो 4a होता है, और जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। रेक्टेंगल का होता है लेंथ × ब्रेथ। जो पेरीमीटर होता है वो 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है, और जो d होता है डायगोनल l² + हमारा b² होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। उसका एरिया होता है ब्रेथ × में हाइट। अगर हमारा पेरीमीटर, उसका परिमाप निकालना हो तो ये हमारा किसके जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है, रोम्बस। रोम्बस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट भी पूछ लेता है, वो फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसमें बेस क्वेश्चन भी दे देते हैं। अब वो इसमें रोम्बस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा एंगल होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये हमारा डायगोनल हाफ हो जाता है, ये हमारा डायगोनल हाफ हो जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट बन जाता है। तो अगर मान लो ये आपको साइड्स 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, तो ये हमारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ये आपको 3 और 4 नहीं देगा, ये हमारा डायगोनल है तो ये हमारे यहाँ पे कितने देगा, 9 देगा, और ये हमारा डायगोनल है तो कितना देगा, 9 नहीं भी 6 देगा। मैंने तो इसका स्क्वायर कर दिया, 6 देगा। 4 का करेंगे तो हमारा कितनी देगा, 8। तो पूछेगा जो हमारी साइड है वो कितनी होगी, उसका पेरीमीटर निकालो रोम्बस का। तो जो पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 × a होगा, और एरिया निकालेंगे तो 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2 होता है। अगर आपको डायगोनल निकालना पड़ जाए एक, अगर आपको साइड भी दे दे और एक डायगोनल दे दे तो आप ट्रिपलेट के यूज से आप जल्दी निकाल लोगे, बट आपको इस वाले फॉर्मूले से निकालना हो तो आप यहाँ से भी डायगोनल निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे। अब दे रखा हमें समलंब चतुर्भुज। जो समलंब चतुर्भुज होती है उसका एरिया होता है 1/2 h × a + b। आपकी जो समलंब चतुर्भुज होती है वो इस शेप की होती है। ठीक है,
ऐसे बनती है आपकी समलंब चतुर्भुज। ये साइड ए होती है, ये हमारी बी होती है, ये हमारी हाइट होती है एच। इसमें हमें रेशियो भी दे देता है साइड्स में, या आपका डायरेक्ट एरिया भी पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपसे पूछ रहा है। बट इसमें 2 टाइप के बनता है। जो रेशियो होता है ना, वो आपका जो साइड्स होती है ए बी, इनमें रेशियो दे देता है और आपसे एरिया पूछ लेता है, या आपको ये तीनों ही चीज़ दे देगा और आपसे एरिया पूछ लेगा। अब देखो जो त्रिभुज और जो वृत्त है वो कैसे बनेगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है ना, ये अगर आपकी ट्रायंगल है कोई भी, इसके अंदर जो आपका सर्कल बनेगा, सबसे बड़ा सर्कल, वो हमारा निकलेगा, जो उसकी रेडियस होगी वो निकलेगी a/2√3 से। ओके, यही लिख रखा है। जो आपके अंतःवृत्त बनता है, आपका अंदर इनर सेंटर बनता है, इनर सर्कल बनता है, तो आपका a/2√3 होगा। अगर आपका आउटर बाहर में अगर सर्कल बनता है, तो मान लो ये हमारा सर्कल है और इसके अंदर अब क्या है, हमारी रेडियस है, तो ये हमारा होगा a/√3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D के भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जो घन होता है उसका एरिया होता है, एरिया नहीं वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम होता है a3, और जो लेटर सरफेस एरिया होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 4a² होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा 6a² होता है, और जो विकर्ण होता है, जो उसमें डायगोनल होता है, वो a√3 होता है। अब देखो जो आपका घन है या आपका क्यूबॉइड है, इन दोनों में एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछी जाती है। आपको एक रूम बता देगा, ये रूम है, उसकी लेंथ दे देगा, ब्रेथ देगा, और आपको हाइट दे देगा। अगर वो घनाभ है तो उसमें पूछेगा सबसे बड़ी हाइट का जो हमारा बांस है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा, ये सबसे बड़ा। हाँ, तो अगर ये हमारा क्यूबॉइड है, तो इसमें अगर हमें कोई लकड़ी रखनी है सबसे बड़े साइज़ की, तो वो हमारी डायगोनल जाएगा, तो उसमें हमें डायगोनल निकालना होता है। यहाँ पे भी डायगोनल होता है, यहाँ पे भी हमारा डायगोनल ये होता है निकालने का फॉर्मूला। वो आपको घन दे दे, जो घनाभ दे दे, आपको मैंने बता दिया है। अब देखो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। जो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 2h हाइट से मल्टीप्लाई होता है, साथ में जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो हमारी ऐड हो जाती है। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू LH होता है। ये आप सभी को याद भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपका सिलेंडर है, क्या है, बेलन। बेलन है तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा πr²h होता है। बेलन हमारा इस शेप का होता है, ये हमारी बेलन की शेप होती है। यहाँ पे हमारी रेडियस होती है और यहाँ पे भी हमारी रेडियस होती है, ये हमारी हाइट होती है। तो πr² होता है। वक्र पृष्ठ पूछ ले तो 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो हमारा 2πr इंटू r प्लस h होता है। अगर ये हमारा खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है, तो हमारी जो रेडियस होती है वो डबल हो जाएगी। जैसे आपकी वो नहीं होती, पाइप नहीं होती है, कौन सी पाइप, जो आपके घर बनाने में जो बड़ी वाली पाइप लगती है ना, जिसमें से पानी नहीं जाता है, तो उसमें हमारी थोड़ी सी थिकनेस होती है, तो वो हमारा होलो सिलेंडर कहलाता है। तो उसका एरिया हमारे यहाँ पे ऐसे निकलेगा। जो विड्थ है वो कैपिटल R में से हम जो स्मॉल r है उसको माइनस कर देंगे, वहाँ से हमारी विड्थ निकल आएगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है शंकु। शंकु को बोलते हैं कोण। जो कोण होता है उसकी शेप ये होती है आपकी। तो यहाँ पे जो होता है ये रेडियस होता है और ये हमारी हाइट होती है, और ये हमारी क्या होती है, L। जो स्लैंट हाइट होती है ना वो होती है ये हमारी। ठीक है, अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना तो 1/3πr² होता है। अगर लेटर सरफेस एरिया निकालना है तो πrl होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, L। अगर आपको हाइट और HR दे रखा है ना, तो हमें L निकालना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो πr इंटू r प्लस L होता है। ओके, अगर गोला है तो आपका स्फेयर है तो उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4πr² हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को हम अर्धगोला बोलते हैं। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3πr³ होता है। अब देखो जो गोला है, गोले का हम हाफ कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। तो वो हमारा 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ आपका 2/3πr³ हो जाएगा। लेटर सरफेस एरिया निकालना तो 2πr² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना तो 3πr² हो जाएगा। ये क्या आएगा, हमारा स्क्वायर में आएगा। अब देखो जो वक्र पृष्ठ है ना, तो इसमें हमारा क्या होता है, छोटा होता है, तो 2πr² हो जाएगा। लेटर टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या होगा, टोटल मतलब पूरा काउंट हो रहा है, तो हमारा जो नंबर है वो बड़ा आ जाएगा, 3 इंटू πr² हो जाएगा। ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा प्रिज्म। देखो अगर आपको लगता है आपको प्रिज्म नहीं करना तो आप स्किप कर देना। अगर आपको लगता है कि जो मेंसुरेशन है वो आपका पूरा ही दे रखा है 2 dB और 3 dB, इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैडम आपका प्रिज्म और पिरामिड तो आपका दे नहीं रखा है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको करना है नहीं करना, आप स्किप कर देना, ठीक है, अगर आपको नहीं करना हो तो। अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपका है ये पेरीमीटर इनटू बेस इनटू हाइट। अगर टोटल सरफेस एरिया है तो हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ द बेस। जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अगर हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो ये उल्टी ट्रायंगल आपकी ऐसे बनी होती है। मतलब जो आपका बेस होता है सेम ही आपका क्या होता है, अपर वाला पार्ट होता है। नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल बनेगी, और नीचे आपका स्क्वायर है तो ऊपर भी आपको स्क्वायर बने मिलेगा। नीचे आपका पैरेललोग्राम है तो ऊपर आपका पैरेललोग्राम बनेगा। उस हिसाब से ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा पिरामिड। पिरामिड का क्या हो जाएगा, सेम है, सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई इनटू में आपका हाइट है। हाइट यहाँ पे भी था, एरिया ऑफ द बेस है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। जो आपका पिरामिड होता है ना वो आपका इस टाइप से बनता है। यहाँ पे आपका सेंटर होता है, यहाँ से जो लाइन्स होती हैं ये ऐसे बनता है। अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, अलग अलग तरीके से बनता है। जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये हमारा, आप सपोज कर लेना, मैथ में तो सपोज चलता है। तो यहाँ से जो पॉइंट बनते हैं ये ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है और इसमें हमारी क्या होता है, जो बेस होता है वही हमारी हाइट होता है। जो ऊपर होता है ना पार्ट वो हमारा सेम होता है। अगर हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो 1/3 पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हमारी स्लैंट हाइट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी ये प्रिज्म वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। जो हमारा पिरामिड होता है वो शंकु की तरह बिहेवियर करता है। जो बिहेव होता है ना उसका शंकु की तरह होता है। ये हमारा शंकु ऐसा होता है और ये भी हमारी इसी शेप का होता है। शंकु में हमेशा जो नीचे होता है वो हमारा सर्कल होता है और इसमें हमारा जो बेस है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में प्लस में हम कर देंगे एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस आपका कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार बता रही हूँ, जो आपका बेस होता है बेस में आपको कोई भी ट्रायंगल भी दे सकता है, वो आपका क्यूबॉइड भी दे सकता है, आपको क्यूब भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको जो नीचे बेस है ना उसमें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है मेरा रेगुलर हेक्सागन। ये तो आपका इंपॉर्टेंट और दे भी रखा है। √3/a² इंटू 6 होगा। जो षटभुज होती है ना, सम षटभुज, इसमें हमारा जो ये फॉर्मूला है ये किसका, हमारा समबाहु त्रिभुज का। जो इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं ना उसका, उसको मल्टीप्लाई कर रखा है सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। फिर देखो फिस्टन। फिस्टन बोलते हैं इसको, फस्टन बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में इसको छिन्नन बोलते हैं। ये हमारा शेप होती है इस टाइप की। यहाँ पे हमारी स्मॉल आर होती है और ये हमारी कैपिटल आर होती है यहाँ पे, और ये हमारी एल होती है और ये हमारा एच होता है। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्केयर, मतलब इस वाले का स्केयर प्लस हमारा इसका स्केयर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इनटू में हमारा हाइट होता है। लेटर सरफेस एरिया निकालना हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू में एल होता है। एल ध्यान रखना, एल क्या है हमारे यहाँ पे स्लैंट हाइट। ये अगर इसमें एच दे दिया और आर दे दिया तो आपको एल निकालना पड़ेगा, जो आपका ये फॉर्मूला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपके क्वेश्चन को सही भी करा सकती है और गलत भी करा सकती है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो। ये आता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने ज्योमेट्री से भी लिया हुआ है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस हमारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर हमारी ये दोनों साइड्स हैं, ये हमारी क्या है यहाँ पे पैरेलल है, एल और एम। ये हमारी जो तिर्यक लाइन होती है वो मान लो पी। अगर इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल पूछे, संगत कोण पूछे, तो हमारा कितना होगा यहाँ पे, एक एंगल किसके इक्वल होगा, हमारा 5 के, और जो 2 एंगल है वो इक्वल होगा 6 के, और जो 4 है वो इक्वल होगा 8 के, और जो 3 है वो इक्वल होगा हमारा 7 के। ये हमारे कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, या 1 होगा तो ये इसके इक्वल होगा 3 के। एक बार इरेज कर देती हूँ। देखो, अगर ये एंगल 1 है तो इसके इक्वल हमारा एंगल 3 होगा, ये एंगल 2 है तो इसके इक्वल हमारा एंगल 4 होगा। ऐसे ही सेम आपका 5 और 7 इक्वल होगा और आपका 6 और 8 इक्वल होगा। ये चीज़ें मैंने आपको लिख के भी बता रखी है। अल्टरनेट का एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण आपके 2 टाइप के होते हैं, इंटीरियर एंगल और आपका एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है वो देखो,
देखो इंटीरियर एंगल का मतलब है जो एंगल आपका 3 है वो इक्वल है एंगल 5 के, और जो एंगल 4 है वो इक्वल है हमारे एंगल 6 के, मतलब अपोजिट, एक के अपोजिट। अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट का मतलब अपोजिट होता है, एक ही लाइन के अपोजिट में ऊपर होगा तो एक नीचे होगा आपका, ये हमारा इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर का मतलब है जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल है आपके 7 के, और जो एंगल 2 है वो इक्वल है आपके 8 के। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका एंगल 4 है और जो एंगल आपका यहाँ पे 7 है, इरेज करती हूँ, देखो जो एंगल आपका 4 है और जो एंगल आपका 5 है, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है और आपको ध्यान भी रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, जो एंगल्स होता है इनका सम कितना हो जाता है 180। एक चीज़ और ध्यान आ रही है, अगर आपके कोई भी ट्रायंगल में या आपकी कोई भी आपकी ज्योमेट्री में अगर आपको ये शेप मिलती है तो यहाँ पे जो एंगल होता है, मान लो थीटा है या आपका एक्स मान लो, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो एक्स होगा अगर आपकी जेड शेप में कोई भी आपकी लाइन बन रही है तो। ओके, जैसे मान लो इसी में मान लो ये हमारी जेड शेप में नहीं बन जाएगा ऐसे, तो ये अगर जेड शेप में बनेगी तो जो एंगल 3 है ये किसके है 5 के। क्यों है ये मैंने आपको अभी बताया, ये हमारे इंटीरियर एंगल काउंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पीआरटी में भी और टीजीटी में। अगर हमारा इन सेंटर है, इन सेंटर का मतलब है कि हमारा क्या है अंतर केंद्र। अंतर केंद्र हमारा किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कोण समद्विभाजक से बनेगा हमारा। फिर आता है हमारा सरगम सेंटर। जो सरगम सेंटर है परिकेंद्र है वो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, किसका, लंब समद्विभाजक से, लंब समद्विभाजक से बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में पूछा जाता है। ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र हमारा एल्टीट्यूड से बनता है। जो हमारा सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड हमारा किससे बनता है, मीडियन से बनता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो अगर आपको पॉलीगन करना है तो पॉलीगन का आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप पॉलीगन को कर सकते हो। इजी भी है और करोगे तो आपसे हो भी जाएंगे। अगर हमारा कोई पॉलीगन है, पॉलीगन का अगर बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछे, जो पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 इंटू n-2 होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो उसके अगर एक एंगल का जो इंटीरियर एंगल है ना उसका एंगल पूछ ले कि क्या होगा, वो 180 इंटू n-2 आपका 3 दे देगा। यहाँ पे हमारी क्या है वो n दे देगा, n है ना हमारा, उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या आपका यहाँ पे जो एक एंगल है वो गिवन होगा और पूछेगा जो आपकी जो पॉलीगन है वो कौन सा बनेगा। अब देखो जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर इससे हमसे डायगोनल पूछ ले तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। अब पूछोगे ट्रायंगल में, हमारा ट्रायंगल से आप ध्यान रख सकते हो, अगर आपका 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है तो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती है 3 इंटू 3-3/2 आएगा, तो 3-3 हमारा क्या हो जाता है 0। इसलिए हमारी जो ट्रायंगल होती है उसमें जो डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो ना 3 आपका कहाँ आएगा 2 कहाँ आएगा, उसके लिए बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 और आपका y1 और x2 और आपका y2, ठीक है, उससे आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखो ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है। एरिया किसका दे रखा है, हमें ये ट्रायंगल का दे रखा है। तो अगर हमें 3 पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, तो हमारा जो एरिया है वो ऐसे निकलेगा। ओके, अगर हमारा यहाँ पे एरिया अगर जीवन है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस वीडियो में भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं जो एरिया है वो क्यों 0 होता है। अगर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि आपकी ये वाली ट्रायंगल है तो इसका एरिया बताओ, तो वहाँ पे जो एरिया होता है ना वो 0 होता है। मुझे कमेंट करके बताना ही कौन सा एरिया 0 होता है, नहीं तो मैं आपको इस वाले जो वीडियो है ना इसके कमेंट में डाल दूंगी किसका आपका एरिया 0 होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो अगर आपका इनर पार्टीशन है, अगर इनर पार्टीशन ये आपकी कोई लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है x1 और y1 है और यहाँ पे जो पॉइंट है x2 और y2 है,
ठीक है। यहाँ पे हमारा इनर मतलब बीच में हमारा पार्टीशन है, ये हमारा m इंटू n रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो हमारा जो x निकलता है वो ऐसे निकलता है और जो y है वो ऐसे निकलता है। देखो जो m होता है उसकी मल्टीप्लाई हमारा x से होती है, x2 से होती है, और जो n होता है उसकी मल्टीप्लाई हमारी x1 से होती है। तो इससे तो हमारा x निकलेगा और y हमारा क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगी m की, और जो n होगा उसकी y1 से मल्टीप्लाई होगी, अपोन में हमारा m प्लस n आ जाएगा। अगर आउटर पार्टीशन, आउटर मतलब बाहर पे अगर पार्टीशन हो रहा है आपका, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस का ही डिफरेंस है और आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर आता है मिडल। मिडल का मतलब है जो पार्टीशन है वो बीच में से हो रहा है, बीच में से हो रहा है तो जो हमारा m और n है वो इक्वल हो जाता है, मतलब m और जो n है वो इक्वल हो जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा, तो जो हमारा x है x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि m हमारा 1 है और n भी हमारा क्या है 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 को तो आपका x1 ही आएगा, 2 से करेंगे तो भी x2 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें दो लाइंस दे रखी है और ये हमारी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो हमारी लाइन है वो क्या है, समांतर है। समांतर है तो इसका डिस्टेंस निकालना हो, जो लाइंस है ना वो हमारी पैरेलल है। मैं एक बार एक लाइन भी बता देती हूँ, 6x प्लस 5y प्लस आपका 10 इक्वल टू 0 है, फिर आपका 6x प्लस 5y प्लस आपका 20 इक्वल टू 0 है। जो यहाँ पे c है ना ये सिर्फ आपको अलग मिलेगा और ये आपका बिल्कुल ही सेम मिलेगा। या हो सकता है यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाली इक्वेशन को दे रखा हो 12x प्लस 10 प्लस आपका 40 इक्वल टू 0। तो आपको देखना है इसमें से 2 कॉमन ले ले तो क्या हमारी ये साइड इसके जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल आ जाती है, ये आपको चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, 2 लाइन दे रखी है तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 में से 10 माइनस कर देंगे और साथ में जो हमारा 6 है इसका स्क्वायर करेंगे और 5 है इसका स्क्वायर करेंगे और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ओके, एनी पॉइंट, अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है और लाइन दे रखी है, अब देखो लाइन जो हमारी ये जो ऊपर ले रखी है यही मान लो, और पॉइंट मान लो आपको दे दिया 2 और 3 दे दिया, तो हमें जो पॉइंट दे दिया ये हमारी x और y की वैल्यू है। तो लाइन है ना यहाँ पे x के स्थान पे हम 2 ले लेंगे और जो y है यहाँ पे x1 और y1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा x1 और y1। तो y आएगा तो जो y है वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, हम जो 3 है वो ले लेंगे और प्लस में हमारा कांस्टेंट, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन थी ना 6x प्लस 5y प्लस हमारा 10 है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे x ले लेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो हमारा 15 प्लस हमारा 10, इन तीनों को सम करके हम डिवाइड कर देंगे और इनका एरिया और इनका हम स्क्वायर और जो 5 है इसका भी स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो अगर हमें कोई लाइन दे रखी है उसका स्लोप पूछा है तो माइनस का a अपॉन अपर b हो जाता है। जो a का कोफिशिएंट होता है ना, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका माइनस ले लेंगे और अपॉन में हमारा b हो जाएगा। अगर एंगल बिटवीन द टू लाइन दे रखी है, जो हमारा एंगल निकलता है वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही चीज़ के लिए मैंने आज की जो वीडियो है ये बनाई है, क्योंकि आपको पता है आज लास्ट दिन है आपको, तो मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाया है। देखो a अगर a की पावर n और b की पावर n है, तो जो n है वो हमारा क्या है, यहाँ पे इवन है। n का इवन है तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा क्या है, इवन है। तो इसको हम ऑलवेज डिवाइड होगा ये हमारा a प्लस b से a माइनस b से। अगर यहाँ पे अगर n हमारा क्या है, ओड है, पहले इसको देखो, इसको हम ओपन करते तो a प्लस बी और a माइनस बी तो लिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर n हमारा क्या है, ओड है तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब देख लो, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी आता है। ये मैंने फॉर्मूले करा भी रखे हैं और आगे भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा डिवाइड किससे होगा, a माइनस बी से। अगर बीच में हमारा प्लस आता है, यहाँ पे क्या था हमारा दोनों में माइनस था, तो n हमारा डिपेंड कर रहा था इवन या ओड। यहाँ पे हमारा बीच में प्लस है तो जो n है वो अगर ओड है तो जो ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस बी से। अगर n हमारा क्या है, इवन है, तो ये हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये चारों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट देखो, अगर इवन फैक्टर निकालने हैं, ये हमारा फैक्टर से है, ये भी आपका एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो देखो इवन फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर। मैंने एग्जांपल से समझा रहा है क्योंकि एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, 100 के फैक्टर कर दिए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ जाएगी। अगर इवन निकालना है तो इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना, तो इवन की पावर जो है उसको हमें एज इट इज रखता है, ऑड की पावर में 1 ऐड करना है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर आता है ओड। ओड में क्या है हमारा, इवन की पावर को कंसीडर ही नहीं करना, जो इवन की पावर है उसको अपना नहीं लेना, सिर्फ ओड की पावर में 1 ऐड करना है। तो ओड हमारा 5 है, 5 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर आता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जो पावर्स होती है उनका हम डायरेक्ट सम कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। फिर आता है हमारा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर क्या होता है, जो पावर्स होती है उनमें हमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके फॉर्मूले हर कहीं पे यूज़ होते हैं। ए प्लस माइनस बी का होल स्केयर है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस 2b। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारे यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो हमारे यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब देखो a प्लस बी का होल स्केयर प्लस हमारा a माइनस बी का होल स्केयर, इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारा ये बनता है और बीच में हमारा माइनस है तो सिर्फ हमारी ये टर्म बचती है। ओपन करके देखोगे तो भी आपको यही मिलेगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर मिलता है तो आपको इसको ओपन कर सकते हो, ए प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। जब इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे प्लस वाली टर्म आएगी इस वाले से और ये माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ आपका यही बचेगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो क्यूब का फॉर्मूला ये है और माइनस वाली टर्म का ये है। अगर हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी आएगा, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा। अगर क्यूब में है तो हमारा माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वह हमारा माइनस आ गया ओनली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो हमें क्यूब में दे रखा, आपको पता है क्यूब का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, इससे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा ये होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर आ जाती है हमारी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाता है तो ये पूरी ही टर्म जो है ये हमारी क्या हो जाती है 0, सिर्फ हमारा ये बचता है आगे वाला। ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं हम ऐसे, तो ये हमारा 3ab इस ऐसे आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पूरक और समपूरक कोण। जो पूरक कोण होते हैं उनमें जो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और समपूरक जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने बिल्कुल भी आपके लिए टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपके जो नंबर है वो अच्छे हो जाए, स्कोर अच्छे आ जाए। अब देखो दो लाइंस दे रखी है, दो लाइंस में जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे ए और बी और आपका सी, ये जो कांस्टेंट होते हैं, अगर जो कांस्टेंट होते हैं वो a1 और b1, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब एक सॉल्यूशन होता है, जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है, तो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो उसका हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर इक्वल आता है तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अनेक हल होता है। और कोनिसॉइड का मतलब होता है जो लाइन होती है वो संपाती होती है। मतलब एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन जाएगी, इसी के ऊपर हमारी तीसरी लाइन जाएगी, इसके हमारे अनेक सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर हाँ ये जो कंडीशन है ना आगे की, ये आपके जो तीन चीज़ें लिख रखी है, एक तो ये और एक ये और एक ये, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। स्किप मत कर देना, कुछ भी स्किप कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे देखो, अगर आपकी दो लाइंस इक्वल है और जो तीसरा कांस्टेंट है वो आपका नॉट इक्वल है तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, इसका मतलब जो लाइन होगी आपकी इस शेप में होगी। ठीक है, तो इनका हमारा नो सॉल्यूशन होगा, इसका हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, इसमें हमें सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं तो हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो सी अपॉन ए होता है। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दे और सम ऑफ द रूट दे दे तो हमारी जो इक्वेशन बना लेता है तो वो हमारी इक्वेशन इस ऐसे बन जाएगी। अगर हमारे जो इक्वेशन दे दे उससे हमारे रूट पूछ ले तो वो भी तो हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जितना भी आता है और फिर हम प्लस करते हैं, ऐसे ही तो हमारे रूट बनते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो हमारा डी है वो डिपेंड करता है कि वो हमारे रूट्स हैं वो कैसे आएंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है हमारे रूट्स, जो हमारे रूट बनते हैं उनके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी को लेते हैं, तो डी हमारा b² - 4ac होता है। अगर हमारा डी जो फर्स्ट कंडीशन है ना, इसको देखो, डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, रियल नंबर होंगे और अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, वास्तविक होंगे पर असमान होंगे। अगर डी = 0 आता है तो जो रूट्स होंगे वो हमारे रियल होंगे और साथ में जो आएंगे वो क्या होंगे, सेम, मतलब 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी, इस टाइप से हमारे सेम बनेंगे। अगर d < 0 है तो जो हमारा रूट्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, इमेजनरी, मतलब इसका मतलब ये आपका रूट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा इमेजनरी बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है, तो जो हमारी प्रीमिय संख्या बनेगी, प्रीमिय संख्या का मतलब है p/q में बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। d अगर ग्रेटर देन 0 है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो हमारा इरेशनल बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी छोटी फोटो हो रही है ना, बट क्या करूँ, मेरी भी इसने बैंड बजा दिया आज, और बड़ी कर देती हूँ तो ये मेरी ज़्यादा ही बड़ी जा रही है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल हमें अपना चैप्टर करना है। देखो देखो अगर हमें मीन निकालना है तो मीन हमारा क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म। जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका सम करते हैं, अपॉन में हम जो जितने हमारे नंबर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ द टर्म, वो काउंट करके हम उसको डिवाइड कर देते हैं। मीडियन अगर हमारा है तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर उसके बाद है क्या करना है, अगर हमारा ओड आता है मतलब 5 आता है तो 5 में 1 ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा मीन होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। इवन का नहीं लिख रखा, ये मैंने बताने के लिए लिखा। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, मान लो ये हमारे नंबर दे रखे हैं, इसका पूछ लिया हमसे मीन क्या होगा, मीन नहीं, मीडियन। तो मीडियन में अगर हमारा ये इवन है, 6 नंबर तो इवन है तो 2 हमने यहाँ से छोड़ने, 2 यहाँ से, मतलब इक्वली आपको राइट साइड से छोड़ने, इक्वली आपको लेफ्ट साइड से छोड़ने, बीच में हमेशा आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, उन दोनों नंबर्स का सम करके हमें 2 से डिवाइड कर देना है, उससे हमारा मीडियन निकलेगा। बहुलक जो मोड होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर होता है वो हमारा मोड होता है। नेक्स्ट देखेंगे। मुझे इरिटेशन हो रही है इतनी बड़ी वीडियो से, तो इसको मैं छोटी कर देती हूँ। अब देखो रेंज क्या होती है, हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होता है और सबसे छोटा नंबर होता है उनको माइनस कर देते तो वो हमारी रेंज निकल जाती है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अर्थमेटिकल मीन दे रखा है या निकालना हो तो a + b/2 होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है a/b, अंडर आ जाता है, फिर आपका मल्टीप्लाई करके √ab हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टिग्नोमेट्री में हमारी जो ट्रायंगल होती है उसमें पूछ लेता है कि क्या कंडीशन होती है। अगर हमारी 2 साइड्स होती हैं उनका सम हमेशा किससे ग्रेटर आता है, 3 से। अगर उनको माइनस करते हैं तो वो हमारा जो तीसरी साइड्स होती है उससे कम आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या बताया है मैंने, अगर ट्रायंगल है बन सकती है नहीं बन सकती, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी साइड दे देगा 2 और पूछेगा ये 3 साइड दे देगा, इससे हमारी ट्रायंगल बन सकती है नहीं बन सकती, तो वो बता रही हूँ। अगर आप 2 साइड्स का सम करोगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर आने चाहिए। अगर आप माइनस करके देख रहे हो तो हमारी जो तीसरी साइड है उससे हमेशा कम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो। यहाँ तक थी वो वीडियो कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद उस वीडियो में मेरे से गलती से यहाँ पे एक स्किप का ऑप्शन आता है, वो स्किप हो गया और वो वीडियो मेरी पूरी चली गई। अब सोचो इतना बनाया सुबह सुबह 5 बजे उठ के और वो स्किप हो जाए तो कैसा लगे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बट बनानी है आपके लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो अगर हमारा रेशियो है ना, रेशियो से अगर क्वेश्चन दे रखा है तो रेशियो में हमारा चतुर्थानुपाती होता है, तो उसमें क्या होता है, a इक्वल होता है हमारा d के और जो b इक्वल होता है वो हमारा c के। तो 8 और जो 6 की मल्टीप्लाई इक्वल होती है हमारी 4 और 12 की, ये हमारी कंडीशन होती है। अगर हमसे यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछ ले तो हमारा जो सेकंड नंबर होता है उसका हमें 2 बार लेना है। मान लो यहाँ पे सेकंड नंबर दे रखा है आपको 2 और 3 दे रखा है और तृतीय अनुपाती पूछ लिया इसका, तो जो सेकंड नंबर मतलब 3 है ना, 3 को हमने 2 बार लेना है, अपॉन में हमने 2 कर देना है। मध्य अनुपाती पूछ ले तो ये 2 नंबर से यही हमसे मान लो दे रखे हैं, तो मध्य अनुपाती पूछ ले तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है और इन दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमें अगर एपी सीरीज दे रखी है तो एपी में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो an निकालने का a + n-1d होता है। सम निकालेंगे तो n/2 + 2a + n-1d होता है। अब देखो सम में मैंने एक और भी लिख रखा है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म पता है तो आप सम आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो n/2 a + l से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो जो नंबर सिस्टम है इससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो 1 से जो 100 तक जो प्राइम्स नंबर होते हैं वो हमारे 25 होते हैं। ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं सब में बोलती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ आपकी जो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो 25 होते हैं। अब देखो 1 से जो 51 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं और 51 से 100 तक हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो 10 होते हैं और 1 से 200 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे 46 होते हैं और 101 से 200 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे 21 होते हैं। ये डायरेक्ट आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको फॉर्मूले से नहीं कराए हैं, मोस्टली आपको मैंने रेट से कराए हैं, बट मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले लिख भी दिए हैं ताकि आप फॉर्मूले से करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर देखो आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपका मूलधन इंटू में आपका दर इंटू में टाइम अपन आपका क्या हो जाएगा 100। अगर आपको इसमें रेट निकालनी है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन में। अगर आपको यहाँ पे रेट निकालनी है तो प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको टाइम निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो रेट इंटू में टाइम हो जाएगा। अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है तो हमारा अमाउंट बन जाता है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा और अमाउंट दे रखा तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना हो और अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी है, मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं क्योंकि ये भी मैंने आपको उसी पे कराया है रेट पे काम करके। अगर देखो ये वाला यूज़ किया है, ये आपका आता भी है इसलिए मैंने लिख दिया है। जो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच में आपका डिफरेंस दे रखा है तो P इंटू R बाई 100 और जो टाइम है आपका ऐसे आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये 2 ईयर का 3 ईयर का। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस। जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये हमारी रेट ले रखी है, हमने जो रेट है ना वो ले रखी है। अगर आपने मेरा प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे ले रखा है। तो जो हमारा 10% अगर रेट है तो हमारा ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट होता है और नीचे हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है। जो प्रॉफिट होता है ना वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस भी हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। जो 10% का जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, हमारा MRP पे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख रखा है 10%। ठीक है, ये किस पे होता है हमारा MRP पे, क्या डिस्काउंट। अगर हमारा टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है, आपका SP पे। अगर आपको यहाँ पे CP निकालना हो और आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस के साथ हमेशा प्लस माइनस 100 होता है। क्या प्रॉफिट और लॉस क्या होता है हमारा ऊपर होता है प्लस माइनस करके। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे और जो लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और अपोन में हमारा 100 आएगा। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, CP निकालना हो, जो विक्रय मूल्य है ना वो निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो जो हमारा SP है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है 100 अपोन में हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो 100 में से प्लस माइनस हो जाता है। ओके, आई होप आप आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आज की जो वीडियो है इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका भी जो पेपर है कल का तो उनको फॉर्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थोड़ी सी मेरी भी मेहनत का फल दे देना मुझे आज। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।